alaikum, my dear students. This lecture is totally based on the concept of logical reasoning and one type of logical reasoning. और वो कौन सी टाइप हम करेंगे, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग को हम लोग आज देखेंगे। देखें, लॉजिकल रीजनिंग जो वर्ड है, इसमें आपका लॉजिक, आपका इंटेलेक्चुअल माइंड, आपके कॉन्सेप्ट्स और चीज़ों को क्रिटिकली देखने का तरीका, ठीक है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, आप किसी भी मैटर को किस तरह से लॉजिकली और किसी फैक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो देखते हैं, वो यहाँ पे आपका मैटर करता है। अगर आपके हम लोग पीएमसी के सिलेबस की बात करें, एमडी कैट के करिकुलम की बात करें, या उससे हट के हम दूसरे प्रोफेशनल जॉब्स के जो टेस्ट होते हैं, वन पेपर एमसीक्यू, या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो उसमें जो ये पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग, इसको क्यों ऐड किया जाता है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? देखें, इसको शामिल करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि कंपटीशन का दौर है, और अब जो स्टूडेंट्स आगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, या किसी भी मेडिकल कॉलेज को चाहिए, या किसी भी अदारे को चाहिए, तो वो कैंडिडेट्स या वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कि एक शार्प माइंड रखते हों, जो चीज़ों को लॉजिकली देखते हों, ठीक है, जिनके पास अथेंटिक और जिनके पास जो है अच्छे वेटेज वाले जो है वो लॉजिक्स हों, उनके पास आंसर जो है उनकी कोई वैल्यू हो, कोई वर्थ हो, ठीक है। तो अब ये सब कुछ इसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग के, स्पेशली आपके एमडी कैट के करिकुलम को अगर देखा जाए, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और हर पार्ट को आपने अच्छे तरीके से जो है समझना है, हर कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर्स की बात करें, अगर आपने नहीं देखे, तो यू हैव टू लुक एट द लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 दैट वाज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप किसी भी के, डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब डिडक्टिव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दिया है कि बात स्टार्ट होती है जनरल स्टेटमेंट से और वो जाती है स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ। हम देखते हैं कि किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहती हूँ कि इस दुनिया में जितने भी परिंदे हैं, सबके पास उड़ने के लिए पर हैं। ऑल द बर्ड्स इन द वर्ल्ड हैव विंग्स, ठीक है। ये देखें किस तरह से जनरल बात है। अब परिंदे तो बहुत सी किस्म के होते हैं, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स। अब हम इसको स्पेसिफिक की तरफ किस तरह से लेके आएंगे? फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि ऑल द स्पैरोज हैव विंग्स। देखें, जनरल में मैंने किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक बर्ड का नाम नहीं लिया था, मैंने सिर्फ एक जनरल सी बात की थी कि जितने भी परिंदे हैं सबके पास पर होते हैं, ठीक है। और जब मैंने इस बात को स्पेसिफिक किया, तो मैंने ये कहा कि जितने भी स्पैरोज हैं दे हैव विंग्स। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आने का। अब इंडक्टिव रीजनिंग को देखते हैं कि ये क्या होता है। व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग? The inductive reasoning is having a concept which starts from specific and moves towards general statement. How? हम वही एग्जाम्पल सेम उठा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जो कोविड है वो वुहान से स्टार्ट हुआ, स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक सिटी, और पूरी दुनिया में फैल गया, जनरल स्टेटमेंट। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें। स्पेसिफिक बात क्या है कि ऑल द स्पैरोज हैव विंग्स। एक स्पेसिफिक बर्ड का नाम लेके हमने कहा कि इट हैज़ विंग्स। अब हम जनरल की तरफ जाते हैं, ऑल द बर्ड्स इन द वर्ल्ड हैव विंग्स। सो दिस इज डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो जब आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग का लिंक किस तरह से स्टेटमेंट्स के साथ है, और स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक जनरल स्टेटमेंट होती है और एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है, उसकी जो एक और एग्जांपल यहाँ पे हमें दी गई है एज पर द करिकुलम ऑफ योर एमडी कैट, वो कौन सी थी? देखें, सबसे पहले इसको और इजी करने के लिए मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि नो मिस्टेक कैन बी मेड इन द डिडक्टिव रीजनिंग की टर्मिनोलॉजी को देखें और इसकी डेफिनेशन को देखें, तो वो हमें क्लियर अल्फाज में ये बताती है, द ट्रूथ ऑफ इनपुट प्रोपोजिशंस लॉजिकली गारंटीज द ट्रुथ, ठीक है। कि आपको जो भी डेटा दिया जाएगा, जो भी स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी जनरल से जो आपको लेके जा रही हैं स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ,
वो आपको जो कंक्लूजन देंगे, जो आपके पास एंड पे रिजल्ट निकलता है, वो लॉजिकली ट्रू होता है। कैसे? अगर मैं एक जनरल बात कहती हूँ कि ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, ओके, और मैं इसको स्पेसिफिक करती हूँ कि ऑल द स्पैरोज हैव विंग्स, तो अब मेरी बात जो है लॉजिकली ट्रू है। डेफिनेटली इट्स ट्रू बिकॉज ऑल द बर्ड्स आर हैविंग विंग्स, और उसमें चाहे हम किसी पर्टिकुलर बर्ड का नाम लें या ना लें, इट्स क्लियर। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिविंग अस लॉजिकली ट्रू सेंस। ठीक है। और ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाने वाला जो आपका जर्नी है, उसमें जितने भी आप स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसमें ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू कमिट एनी मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये एक एजम्पशन हम करते हैं, हम एक प्रिडिक्शन करते हैं कि अ बॉय हैज़ बीन इंजर्ड, ओके, अ बॉय हैज़ बीन इंजर्ड, तो हम उसके उसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि मे बी ही विल नॉट प्ले, एंड डेफिनेटली इफ ही हैज़ गॉट इंजर्ड he will not play. Another example which was given in your MDCAT curriculum, that was this one, कि if 1 is equal to 2, this is the input, this is the data, this is the general statement which they are giving you, okay, and other one is 2 is equal to 3, this is आउटपुट। तो सिंपली आप क्या करेंगे, जब आप इनपुट को देखेंगे कि 1 इक्वल टू 2 है, यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ 2, जो कि नीचे सेकंड आपको आउटपुट में दी गई है कि 2 जो है वो 3 के इक्वल होता है, यू आर गोइंग टू पुट 3 एट द प्लेस ऑफ 2, एंड देन व्हाट विल कम, दिस 2 विल बी नेग्लेक्टेड एंड योर आंसर विल बी 1 इज इक्वल टू 3, दिस विल बी योर कंक्लूजन। और ये आपने आंसर कैसे निकाला? लॉजिकली निकाला। यू हैव यूज्ड योर माइंड इन इट दैट इफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 3, तो डेफिनेटली जहाँ पे भी 2 की वैल्यू अगर 3 हमें दी हुई है, तो जहाँ जहाँ पे 2 लिखा होगा हम उसको निग्लेक्ट करके वहाँ पे 3 राइट कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 में 2 लिखा हुआ है, तो हम वहाँ पे क्या इन्फर करेंगे? 2 की वैल्यू जो कि नीचे 3 दी गई है, वी आर गोइंग टू पुट इट हेयर एट द प्लेस ऑफ 2, एंड द आंसर और द कंक्लूजन विल बी 1 इज इक्वल टू 3। नाउ लुक, द कंक्लूजन which has been drawn above, this is an obvious fact। अब यहाँ पे यही एक टिप है जो आपने अपने माइंड में रखनी है। आपको वहाँ पे लिखा नहीं आएगा पेपर में कि ये जो है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग है, ये आपकी स्टेटमेंट इंडक्टिव रीजनिंग है। नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट बाय योर ओन सेल्फ। आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स, यू हैव टू सेंस देम, आइदर दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल और दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट्स। अब देखें, इसमें एक बात नोट करें, हम नीचे अभी किसी और दूसरी स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाते। ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट्स के जितने भी ऑरेंजेस हैं उनको हम फ्रूट्स कहते हैं, वो वेजिटेबल्स नहीं होती। ठीक है, ऑरेंजेस आर फ्रूट्स। तो इसमें मैंने एक पर्टिकुलर फ्रूट का नाम लेके कहा है कि ये जो फ्रूट है, पर्टिकुलर फ्रूट जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रूट्स, दिस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फ्रूट्स। तो ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। अब मैं देखती हूँ इसकी जनरल स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, इसकी जनरल स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ऑल फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो दरख्तों पे उगते हैं। ठीक है, अब हम इसमें से क्या लॉजिक एक्सट्रैक्ट करेंगे? देयर फोर ऑल ऑरेंजेस ग्रो ऑन ट्रीज। क्यों? क्योंकि ट्रीज भी फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स जो है वो दरख्तों पे उगते हैं, तो इसलिए जितने भी ऑरेंजेस हैं दे ऑल्सो ग्रो ऑन ट्रीज। दिस इज द कंक्लूजन स्टूडेंट्स। लेट मी मेक दिस कॉन्सेप्ट मोर ईजियर फॉर यू। जब भी आपके पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं तो आपने देखना है, आपने जनरल और स्पेसिफिक की टर्मिनोलॉजी को अपने माइंड में रखते हुए इसको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर लिखा हुआ था ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, तो उसमें एक स्पेसिफिक फ्रूट का नाम दिया गया है। ठीक है, सेकंड वन इज ऑल फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, जिसमें एक जनरल फ्रूट का जिक्र किया गया और उसमें कोई भी, उसमें जनरल फ्रूट्स का जिक्र किया गया और वो फ्रूट्स कोई भी हो सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं। वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज फॉर आवर ओन ईज। ऑल फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, कि जितने भी इस दुनिया में फ्रूट्स हैं वो दरख्तों पे उगते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो ऑरेंजेस हैं वो भी फ्रूट्स हैं, तो अगर वो ऑरेंजेस फ्रूट्स हैं तो इसका मतलब कि वो भी दरख्त पे उगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो स्टोरी है उसका एक सीक्वेंस बन गया और ये आपका कंक्लूजन है।
So this is how you are going to choose the correct option, and it will become more easier for you to choose anyone. अगर आप उन स्टेटमेंट्स को रीअरेंज कर लें, अपने माइंड में उनकी एजम्पशन बना लें, उनकी अच्छे तरीके से उनमें ये आइडेंटिफाई कर लें कि इनमें जनरल स्टेटमेंट कौन सी है और इनमें स्पेसिफिक स्टेटमेंट कौन सी है, और फिर एंड पे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जवेद इज अ बैचलर। यहाँ पे एक स्पेसिफिक बंदे का नाम लिया गया है, सो दिस इज स्पेसिफिक स्टेटमेंट। सेकंड वन इज ऑल बैचलर्स आर सिंगल। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। तो आंसर क्या आएगा? हेंस व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल बी द कंक्लूजन? Javed is single. So the above mentioned examples are valid, they are sound and they are logically true. तो अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है और किस तरह से हम जनरल स्टेटमेंट की तरफ, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, और किस तरह से जो एंड पे हमारे पास कंक्लूजन आता है वो लॉजिकली ट्रू होता है। ठीक है, नाउ हियर आई हैव चूजन फ्यू स्टेटमेंट्स, और इनमें से आपने वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो कि लॉजिकली ट्रू है, जो कि डिडक्टिव रीजनिंग की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग स्टेटमेंट नंबर 1। There are 25 CDs on the top shelf of my bookcase and 14 on the lower shelf. इसको और इजी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके साइड टेबल के दो पोर्शंस हैं, ठीक है, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। ऊपर आपने रखी हुई हैं 25 सीडीज और नीचे वाले पोर्शन में आपने रखी हुई हैं 14 सीडीज। इसके अलावा आपके साइड टेबल पे कोई और सीडी जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, अब देयर आर नो अदर सीडीज ऑन योर साइड टेबल, इसलिए आपके पास जो टोटल सीडीज हैं वो 39 है। ठीक है, अब इससे अलावा आपके पास कोई, आपको इस स्टेटमेंट में कोई और डाटा नहीं दिया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकली ट्रू है। सेकेंड एग्जाम्पल इज इफ टॉपिका, okay, they are not using if, they are saying that Topica is either in Kansas or Honduras. If Topica is in Kansas, then Topica is in North America, and if Topica is in Honduras, then Topica is in Central America. Therefore Topica is in Kansas. देखें, ये स्टेटमेंट तो किसी तरीके से हमें इलॉजिकल लग रही है क्योंकि इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। वो देखते हैं कि क्या वो हमें कोई इस तरह की सेंस प्रोवाइड करी है जिसमें हमें इसको पढ़ के लगे या उसका कंक्लूजन हमें लगे कि लॉजिकली जो है वो ट्रू सेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देयर सेइंग नो वन गॉट एन ए ऑन यस्टरडेज टेस्ट, Jimmy's wasn't in school yesterday, Jimmy will make up the test today and get an A. इसकी क्या गारंटी है कि जिमी आज आया और वो ए लेगा? हो सकता है कि वो एक छुट्टी के बाद आया, उसका टेस्ट प्रिपेयर ही ना हो और उसका ग्रेड ए ना आए। तो ये एक लॉजिकली ट्रू नहीं है, लॉजिकली फैक्ट भी नहीं है कि वो आया है और उसी का ए आएगा, किसी और का भी तो आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी इलॉजिकल है। तो सबसे जो बेस्ट स्टेटमेंट थी, जो बिल्कुल क्लियर डाटा प्रोवाइड करी थी, वो नंबर 1 थी। There are 25 CDs on the top shelf of my bookcase and 14 on the lower shelf. There are no other CDs in my bookcase, therefore there are 39 CDs in my bookcase. This is logically true. So this is the बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की जो स्टोरी हम लोग कर रहे हैं और जो एग्जाम्पल्स कर रहे हैं उसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपसे एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट लेती हूँ, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। अब देखें, मैंने फ्रूट में से एक पर्टिकुलर फ्रूट चुना, दैट इज़ मैंगो, और मैंने बताया ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, कि जितने भी मैंगो हैं वो फ्रूट्स हैं, वो वेजिटेबल नहीं है। तो क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक फ्रूट का नाम लिया तो ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बन गई। स्टेटमेंट 2 में मैं कहती हूँ ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके सीड्स होते हैं। तो इसका मतलब कि जो मैंगोज हैं उनके भी सीड्स हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं उनके सीड्स होते हैं। लुक, तो कंक्लूजन क्या हमारे पास आया? मैंगोज हैव सीड्स। तो किस तरह से हमने इसको देखा कि अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रूट का नाम ले रहे हैं कि मैंगोज जो हैं वो फ्रूट्स हैं, और एक जनरल बात करते हैं कि इस दुनिया में जितने भी फ्रूट्स हैं उनके सीड्स होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंगोज जो हैं उनके भी सीड्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं उनके सीड्स होते हैं, and all mangoes are fruits. So this is how you have moved from general to specific conclusion, or
you have moved from general statement to specific statement. So this statement is logically true and this is realistically true. Let's move to another example. Every mammal has lungs. ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। आपने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मैमल का नाम नहीं उठाया। यू आर जस्ट सेइंग एवरी मैमल हैज लंग्स। दिस इज जनरल स्टेटमेंट। और आप मैमल कौन सा ले रहे हैं? नाउ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ रैबिट्स और आप कहते हैं कि ऑल रैबिट्स आर मैमल्स, देयरफॉर इसलिए एवरी रैबिट हैज लंग्स। और हर रैबिट के पास लंग्स क्यों हैं? क्योंकि जितने भी मैमल हैं उनके लंग्स होते हैं और रैबिट कौन है? वो मैमल्स हैं। So this is the conclusion which is logically true and realistically true. अब यहाँ पे मैं आपको ये कंक्लूड कर दूँ कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है ये हमेशा लॉजिकली ट्रू होती है, रियलिस्टिकली ट्रू होती है, ठीक है। और ये जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ मूव ऑन करती है। अब जैसे आपने ओवरऑल एग्जांपल उठाई कि एवरी मैमल हैज़ लंग्स और फिर आपने एक स्पेसिफिक मैमल का नाम लिया, आपने एग्जांपल ली रैबिट्स की, ठीक है। और आपने बताया कि इस दुनिया में जितने भी रैबिट्स हैं उनके लंग्स हैं। उनके क्यों लंग्स हैं? बिकॉज दे आर मैमल्स। और जितने भी मैमल्स हैं उनके लंग्स होते हैं। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। अब इसी तरह से ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। जितने भी इस दुनिया में मैंगोज हैं दे आर फ्रूट्स, ठीक है, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स। और जितने भी फ्रूट्स हैं उनके सीड्स होते हैं। तो इसका मतलब कि मैंगोज के भी सीड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं उनके सीड्स होते हैं और मैंगो एक फ्रूट है। Got it? So, this is how you are going to understand the concept of deductive reasoning and the concept of general to specific statements. डिडक्टिव रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ। जिस तरह से डिडक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है जनरल स्टेटमेंट से और वो जाता है स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ, इसी तरह से इंडक्टिव रीजनिंग इज ऑपोजिट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। इट बिगेन्स फ्रॉम स्पेसिफिक स्टेटमेंट एंड इट लीड्स टूवर्ड्स द जनरल स्टेटमेंट। जिस तरह से आप वहाँ पे बात कर रहे थे किसी बड़ी जनरल स्टेटमेंट की और एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ मूव कर रहे थे, यहाँ पे आप एक चूज़ की हुई पर्टिकुलर बात को आगे लेके जाएँगे किधर? जनरल बात की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैंगो जो है वो एक फ्रूट है, ठीक है? अब आपने फ्रूट्स में से एक फ्रूट लिया जो कि है मैंगो, मैंगो फ्रूट है और आपने एक स्पेसिफिक फ्रूट को चूज़ किया। अब आप इसको जनरल की तरफ कैसे लेके जाते हैं या आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि कौन-सी स्टेटमेंट जनरल है? देखें, द बॉक्स इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स। अब ऊपर आपने बताया कि मैंगो इज़ अ फ्रूट, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बॉक्स के अंदर जो है वो मैंगो है। आपने जस्ट जनरल बात की कि जो बॉक्स है उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब हमें ये नहीं पता कि बॉक्स के अंदर कौन से फ्रूट्स हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बॉक्स देती हूँ और मैं कहती हूँ कि दिस बॉक्स इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स और आप उसमें आप अपनी आँखें बंद करें और उसमें से आप कोई 6 जो हैं वो फ्रूट्स निकालें जो भी आपके हाथ में आते हैं। आपने 1 निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा, चौथा, 5वाँ और उसके बाद लास्ट वन निकाला 6 और आप कहते हैं जब आपने अपनी आइज़ ओपन की तो वो सारे जो थे वो मैंगोज़ थे। तो आप लॉजिकली एक आंसर देंगे कि दिस बॉक्स इज़ फुल ऑफ मैंगोज़, इसमें और कोई फ्रूट नहीं है क्योंकि मैंने रैंडमली उठाए और मेरे हाथ में सारे मैंगोज़ आए हैं, ठीक है?
अब ये तो था कि आपने लॉजिकली एक आंसर दिया, क्यों? क्योंकि आपने जब उसमें से इकट्ठे किए तो आपके पास ज़्यादा मैंगोज़ आए। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये बॉक्स है और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन आपने एक ही चूज़ करना है, ठीक है? तो अब उसमें से एक निकालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें से एप्पल निकल आता है, तो क्या आप ये आइडिया कर सकते हैं कि इसमें सारे ही एप्पल्स हैं? नहीं कर सकते, ठीक है? तो वहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो लॉजिकली ट्रू नहीं होगा, क्योंकि आपके आंसर में आ जाएगा इट माइट बी full of apples, or there can be some mangoes as well, there can be some oranges as well, ठीक है? तो अब आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर फ्रूट मैंगो का नाम लिया है कि ये मैंगो जो है ये फ्रूट है, ठीक है? और जो बॉक्स है दैट इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स। अब हमें आइडिया नहीं है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, तो हम कंक्लूजन देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, द बॉक्स इज़ फुल ऑफ मैंगोज़। लेकिन ये शक की बुनियाद पे हम आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि बॉक्स माइट बी फुल ऑफ फ्रूट्स और उसमें डिफरेंट और भी फ्रूट्स हों, ठीक है? तो अब ये जो आपका आंसर होगा ये लॉजिकली तो ट्रू है, क्योंकि आपने कहा कि मैंगो फ्रूट है और बॉक्स इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स, तो उसमें जो है वो मैंगोज़ हैं। ये लॉजिकली बात आपकी करेक्ट है, लेकिन ये रियलिस्टिकली जो है इट मे और मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि उसमें मैंगोज़ के साथ एप्पल्स भी तो हो सकते हैं, उसमें ऑरेंजेस भी हो सकते हैं, उसमें कोई और फ्रूट हो सकता है, उसमें स्ट्रॉबेरीज़ हो सकती हैं, ठीक है? सो दिस इज़ द इंडक्टिव रीज़निंग, जिसमें आप स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर फ्रूट से या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से आप जाते हो किसी जनरल स्टेटमेंट की तरफ से, और फिर आप जज करके आप जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर आप उसमें देखते हो कि वो आपका आंसर जो होता है वो कभी भी रियलिस्टिकली ट्रू नहीं होता, ठीक है? वो हकीकत नहीं होती, वो शक की बुनियाद पे होता है, वो 50-50 वाला चांस होता है, वो करेक्ट हो भी सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पे आप पीछे वाला कॉन्सेप्ट डिडक्टिव रीजनिंग का देखें तो उसमें आपके पास आंसर जो भी आएगा वो लॉजिकली करेक्ट होगा, वो रियलिस्टिकली करेक्ट होगा, ठीक है? उसमें और कोई ऑप्शन नहीं बचती उसमें। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपने जैसे एक एग्जांपल ली थी जनरल कि बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है? एक जनरल स्टेटमेंट थी, फिर उसमें आपने स्पेसिफिकली कि स्पैरो हैज़ विंग्स, ठीक है? तो उसके बाद आप देखें कि आपने इसका कंक्लूजन निकाला कि जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स होते हैं। सो दिस इज़ लॉजिकली ट्रू, क्योंकि वाकई हर जो बर्ड होता है उसके विंग्स होते हैं, ठीक है? बर्ड्स कैन फ्लाई। अब हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव, लेकिन इंडक्टिव उसके ऑपोजिट है। अब इंडक्टिव में हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। For example, today I left for my work at 8 o'clock and I arrived on time. For example, मैं किसी एक दिन, वीक में 7 डेज़ होते हैं, और मैंने किसी भी एक दिन मैं सुबह 8 बजे अपने घर से निकली हूँ और मैं उस दिन बिल्कुल अपने एक्यूरेट टाइम, जिस टाइम पे मुझे पहुँचना चाहिए था, मैं अपने ऑफ़िस पहुँच जाती हूँ, ठीक है? इसलिए हर दिन मैं क्या करती हूँ कि मैं 8 ओ क्लॉक अपना घर छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं उस दिन फलाँ दिन 8 बजे निकली थी और मैं पर्टिकुलर टाइम पे अपने ऑफ़िस पहुँच गई थी। तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं अब आइंदा से हर दिन 8 बजे निकलूँगी और मैं अपने टाइम पे पहुँच जाऊँगी। How this answer can be logical. One more example of inductive reasoning from daily life experience. For example, I left my home at 8 o'clock for my work and I arrived on time. ठीक है, मैं 8 बजे अपने घर से निकलती हूँ और मैं काम पे जो है ना पूरे एग्जैक्ट जो स्पेसिफिक टाइम है उस पे पहुंच जाती हूँ। तो मैं इससे ये आइडिया जनरेट कर लेती हूँ कि वेन एवर आई विल लीव माई होम एट 8 o'clock आई विल अराइव on time. Therefore, every day आई लीव माई होम एट 8 o'clock एंड आई विल नेवर बी लेट। मैं ये अपना जो आइडिया है अपने माइंड में बिठा लेती हूँ। इसी तरह से आप भी ये सोचते हैं कि हम पूरे 8 बजे निकलेंगे और हमने फ़लाँ जगह जाना है, तो उस पे हम लोगों का ये पर्टिकुलर टाइम है, 8:20 पे हमने पहुँचना है, तो हम पहुँच जाएँगे। डू यू थिंक कि आप इस बात में लॉजिकली ट्रू हैं, या लॉजिकली ट्रू कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि वाक़ई आप एक एग्ज़ैक्ट 8:20 जो टाइम है, जो आपने डिसाइड किया हुआ है, उसी टाइम पे पहुँचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम आगे-पीछे भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि देखें, हो सकता है कि किसी एक दिन जब आप कहीं जा रहे हैं, पूरे 8 बजे आप घर से निकलें, उस दिन रोड पे कम ट्रैफ़िक हो सकता है वो वीकेंड हो सकता है स्टूडेंट्स की उस दिन छुट्टी हो, ठीक है? और इफ़ यू लेफ्ट द हाउस एट 8 o'clock ऑन मंडे, तो उस दिन तो वो पीक आवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है। हो सकता है आप अपने काम के लिए 10 टू 15 मिनट्स लेट हो जाएँ, उससे भी ज़्यादा लेट हो सकते हैं, एंड दिस इज़ रियलिटी, ठीक है? तो इट इज़ इलॉजिकल टू अज़्यूम एन एंटायर प्रीमाइस
जस्ट बिकॉज वन स्पेसिफिक डाटा सेट सीम्स टू सजेस्टेड कि आप, ये बहुत ही इलॉजिकल बात है कि आप पूरी जो प्रिडिक्शन है वो इस एक स्टेटमेंट पे कर लें कि हाँ जी, जब भी मैंने 8 बजे अपना घर छोड़ना है किसी काम पे जाने के लिए, तो मैं विद इन जो मिनट्स आपने डिसाइड किए हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने 15 मिनट पे जो है वो मार्केट पहुंचना है, तो ये श्योर एंड शॉर्ट होगा कि आपने 15 मिनट्स में ही मार्केट पहुंचना है। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि कब जब जब कभी आप पूरे टाइम पे पहुंचे हैं और आपको 15 मिनट लगे हैं, उस दिन वीकेंड हो, उस दिन रोड जो है वो रशी ना हो। लेकिन अगर आप वही किसी वर्किंग डे या किसी रशी आवर्स में आप निकलते हैं कहीं पे जाने के लिए, तो आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे और डेफिनेटली यू विल गेट लेट। देन दिस स्टेटमेंट बिकम्स इलॉजिकल। और जहाँ पे इलॉजिकल बात आ जाती है, जहाँ पे लॉजिकली ट्रू बात ना हो या रियलिस्टिकली ट्रू बात ना हो, दोनों कंडीशंस हो, तो वो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो कहलाती है। ठीक है, अब हम नीचे एक एक्सरसाइज देखते हैं। हियर द क्वेश्चन इज दैट यू आर गोइंग टू चूज द बेस्ट जनरल कंक्लूजन दैट फॉलोज फ्रॉम दी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, एवरी टाइम आई टच स्नो इट फील्स कोल्ड। अब आपने आंसर्स या नीचे दी हुई ऑप्शंस को नहीं देखना, और ये आपने अपनी हैबिट जो है वो डेवलप करनी है। यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट, यू आर नॉट एक्चुअली यू आर नॉट गोइंग टू रश टूवर्ड्स द गिवन स्टेटमेंट्स इन द एग्जाम टू। आपने पहले दिए हुए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी टाइम आई टच स्नो, जब जब मैंने स्नो को टच किया या जब भी मैं इसको टच करती हूँ तो वो मुझे ठंडी फील होती है। अब देखें, मुझे इसकी समझ लगी कि इसमें ये बात बताई गई है। अब आगे देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। ऑल स्नो इज कोल्ड, इसका क्या मतलब है कि जितनी भी स्नो होती है वो कोल्ड होती है, वो ठंडी होती है। या सम स्नो इज कोल्ड, कुछ स्नो जो होते हैं फ्लैक्स वो कोल्ड होते हैं। माई हैंड्स में भी कोल्ड, हो सकता है मेरे हाथ ठंडे हैं, इसलिए जब मैंने अपने हाथ में स्नो को उठाया तो वो मुझे जो है ठंडी फील हुई। या माई हैंड्स आर मेड ऑफ स्नो, या मेरे हाथ स्नो के बने होते हैं। द लास्ट वन डी इज इलॉजिकल, सी इज इलॉजिकल, सम स्नो इज कोल्ड इज इलॉजिकल, क्योंकि स्नो जैसी भी हो, जितनी भी हो, वो सारी ठंडी होती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑल स्नो इज कोल्ड। और ये क्यों ट्रू है? ये इसलिए ट्रू है क्योंकि ये लॉजिकली ट्रू है और ये रियलिस्टिकली ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था कि ये जो है आपकी डिडक्टिव है या ये आपकी इंडक्टिव है, लेकिन ये हमने इसको पढ़ के, क्योंकि ये रियलिस्टिकली ट्रू है, ये लॉजिकली ट्रू है, तो हमने ये इसको प्रिडिक्ट कर लिया, हमने इसको एज्यूम कर लिया कि यस, दिस इज डिडक्टिव, दिस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो डिडक्टिव में बात हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है और इंडक्टिव में बात हमेशा स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है। ठीक है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है ऊपर दी हुई एग्जांपल से सीख लिया है। यू आर गोइंग टू रिवाइज इट, यू आर गोइंग, नो नीड टू मेमोराइज एंड क्रैम इट। ठीक है, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और आपके फिंगर टिप्स पे जो भी स्टेटमेंट आएंगी, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाएगा। एंड आई होप सो यू विल बी करेक्टली चूजिंग द आंसर्स। फाइन, नाउ लुक हियर, लॉजिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जितने भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, दे आर अ सॉर्ट ऑफ पजल्स। आपने कभी पजल्स गेम खेली है जिसमें आपने सॉर्ट आउट करना होता है? ठीक है, जिसमें आपने उनकी डिफरेंट पार्ट्स को सॉर्ट आउट करके जो है एक बड़ी जो है यूनिक सी या एक अथेंटिसिटी वाली जो है वो पिक्चर या कुछ भी जो है उसको आपने सामने लेके आना होता है एज अ रिजल्ट, एज अ कंक्लूजन। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल उठाते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टॉपिक। अ lullaby is a song. No song is prose. Some proses are epics. And epics mean poems. ठीक है, कि एक ललाबाई जो है वो सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग प्रोज नहीं होती, और कुछ प्रोजेस जो होती हैं वो एपिक्स होती हैं, वो पोएम्स होती हैं। अब देखें इसका कंक्लूजन क्या है। यहाँ पे आपको ऊपर एक सैम्पल क्वेश्चन दिया गया है और उसके नीचे आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक स्टेटमेंट आपकी है कि कुछ प्रोजेस जो हैं वो सॉन्ग्स हैं, और कुछ एपिक्स जो है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। और स्टेटमेंट नंबर 1 हमें ये बताती है कि लालाबाई इज़ अ सॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 2 ये बताती है नो सॉन्ग इज़ प्रोज। और स्टेटमेंट नंबर 3 ये कहती है कि सम प्रोजेस आर एपिक्स, कुछ प्रोजेस जो हैं वो पोइम्स हैं। देखें, एक आपने सीखा है डिडक्टिव मेथड, एक आपने सीखा है इंडक्टिव मेथड, और एक और मेथड मैं आपको सिखाती हूँ जो हम इन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं। और वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? लुक, फर्स्ट वन इज सेइंग अ ललाबाई इज अ सॉन्ग। ललाबाई का रिलेशन किसके साथ है? इस सॉन्ग के साथ। लेट मी
कलर इट, रिलेशन ऑफ ललाबाई इज विद सॉन्ग्स। ठीक है, ललाबाई सॉन्ग का ही हिस्सा है। सो दिस इज आर वन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 हमें ये बताती है नो सॉन्ग इज प्रोज। सो हियर नो सॉन्ग इज प्रोज, prose is individual thing, so we're going to highlight it in blue color. Statement number 3 says that some proses are epics. So here the relation of proses is linked with epics. So what are we going to do? We are going to color the epics in red and some part of prose in red too. क्यों? क्योंकि एपिक्स जो हैं वो प्रोज का हिस्सा हैं या कुछ प्रोजेस जो हैं वो एपिक्स का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आ गई। दिस पिंक वन इज स्टेटमेंट नंबर 1, blue one is indicating statement number 2, and this color is red one is indicating, or orange one is indicating statement number 3। अब हम देखते हैं कि नीचे उन्होंने हमें जो कंक्लूजन्स दिए हैं, वी हैव टू चूज वन कंक्लूजन आउट ऑफ दीज 3, वो हमें क्या कहते हैं। क्या कुछ प्रोजेस जो हैं वो सॉन्ग्स हैं? Look here. Are proses parts of songs? No, proses are independent over here. So we will neglect this, or we will cancel out this statement number 1. अब हम जाते हैं statement number 2 की तरफ. Some epics are lullabies. Look here at the one diagram. Venn diagram. Can you identify some epics are parts of lullaby? No, it is an other. Okay, now let's move towards the third statement, which says some songs are like. Dear students, in today's lecture, you have learned about inductive reasoning, deductive reasoning, okay, by assuming their conclusions from specific to general और general to specific। और तीसरी जो आपने तरीका जो तीसरा आपने सीखा वो वेन डायग्राम के थ्रू सीखा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक और बात शेयर करूं कि इंडक्टिव रीजनिंग की भी 2 टाइप्स होती हैं। सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं तो एक वो तरीका होता है जिसमें आप ये कहते हैं कि दुनिया में जितने भी मैमल्स हैं उनके लंग्स हैं। ठीक है, आपने इसमें मैमल्स की तमाम स्पीशीज़ को शामिल कर लिया। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आप रिसर्च करें 10 से 15 रैबिट्स के ऊपर या किसी और मैमल, एक पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर, और आप कहें कि यस दिस एनिमल हैज़ लंग्स, फॉर एग्जांपल द रैबिट्स हैव लंग्स। तो ये आपकी सैम्पलिंग है कि आपने 50 स्पीशीज़ में से कोई 15 चूज़ की रैबिट्स की, और जब आपने उनको रिसर्च किया तो आपके पास कंक्लूजन ये आया कि इनके लंग्स होते हैं। तो आपने ये फैक्ट जनरेट कर दिया कि यस ऑल द रैबिट्स इन द वर्ल्ड और ऑल द स्पीशीज़ ऑफ रैबिट्स हैव लंग्स। ठीक है, तो जो सैम्पल्ड डाटा होता है, जो हम सैम्पलिंग करके डाटा और उसका कोई फैक्ट या उसका रिजल्ट, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो इम्परफेक्ट इंडक्टिव रीजनिंग होती है। और जब हम लोग सारी स्पीशीज़ का जो है वो रिजल्ट निकालते हैं, उनको हम ओवरऑल उनको कंसीडर करते हैं, तो वो परफेक्ट इंडक्टिव रीजनिंग। हियर आई कंक्लूड माय लेक्चर। आई विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।